हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हमें याद है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से किस तरह हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, किस तरह से वो हमारे पास स्टेटमेंट टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, उनको जानेंगे और अपने tan sin cos के ग्राफ को समझेंगे। वो किस तरह हमारे क्वेश्चन को हेल्प करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम सीखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इसमें कुछ खास नहीं है, ये हमने सभी सारी 10th क्लास में सीखी है। बट जो इसमें खास छुपा हुआ है आज हम उसको जानेंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम किस तरह अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास टेबल है, ये हमारे पास 0 डिग्री पे वैल्यू 30, 45, 60, 90 ये सब हमें वैल्यू याद है। अगर इसी चीज को मैं रेडियन में बदल दूं तो ये मेरे पास 0 डिग्री 0 रेडियन हो जाएगा, ये मेरे पास π/6 हो जाएगा, ये मेरे पास π/4 हो जाएगा, ये मेरे पास π/3 और यहाँ पे मेरे पास π/2। अभी हमारे पास जो चीज है उसको हम अपने रेडियंस में समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में अब रेडियंस का ज्यादा उपयोग होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये चीज हम जानते हैं। ठीक है, अगर मैं वहीं पे अब साइन की बात करते हैं, अगर मेरा साइन, अब मैं साइन की बात करता हूँ, साइन की, अगर मेरा साइन मैं कहूं कि 0 से, अगर मेरा थीटा कोई भी 0 साइन थीटा 0 से 90 यानी कि 0 से बड़ा है और 90 के बीच में है, तो आप कहोगे कि मेरा जो साइन का ग्राफ है, या ग्राफ भी हम आगे सीखेंगे, जो मेरा साइन का साइन की वैल्यूज है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइन की वैल्यू कैसी हो रही है, इंक्रीज। कब? जब हमारा थीटा बढ़ता चला जा रहा है, कहां पे, 90 तक। देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, यानी कि साइन की वैल्यू 0 से π/2 इंक्रीज हो रही है। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं वहीं पर कोस की बात कर लूं, अगर मैं कोस की बात कर लूं तो आप देख के ही बता दोगे कि ये मेरा 1 है और यहाँ पे 0, यानी कि 1 से 0, तो ये मेरा साइन की वैल्यू कितनी हो रही है। अगर थीटा 0 से बड़ा और 90 के बीच में है तो मेरा कोस क्या कर रहा है, घट रहा है। मेरा कोस क्या कर रहा है, घट रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। और अगर मैं वहीं पे tan की बात करूं, tan की बात करूं तो वो हमारा tan क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किस रेंज में? tan हमारा इंक्रीज हो रहा है किस रेंज में, मेरा 0 से π/2 के बीच में। इतनी बात क्लियर हुई। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं, चलो, कि मेरा एक थीटा 1 है और थीटा 2 है। ठीक है, जो मेरा थीटा 1 है, थीटा 2 है, और जो थीटा 1 है वो ग्रेटर देन है थीटा 2 से। थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है और जो मेरे थीटा 1 और थीटा 2 है वो मेरे 90 से छोटे होंगे और 0 से बड़े होंगे, यानी कि 0 और 90 के बीच में होंगे। अब आप देख के बताओ कि यहाँ पे मेरा साइन बड़ा होगा या कोस। अगर मैं यहाँ पे थीटा ही मान लेता हूं, ये सॉरी, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा 1 लेता हूँ, साइन थीटा 2 लेता हूँ। ठीक है, अब आप बताइए कि मेरा साइन थीटा 1 बड़ा होगा या साइन थीटा 2 बड़ा होगा। देख के बताइए कैसे। थीटा 1 मेरा थीटा 2 से बड़ा है और ये 90 से छोटे हैं, यानी कि 0 से 90 के बीच में है। तो जब थीटा बड़ा है, यानी कि अगर मैं एग्जांपल भी लेता हूं, थीटा बड़ा है, मेरा 60 मान लिया, और थीटा 2 छोटा है, या मैं 30 मान लिया, तो अब ध्यान से देखो कि जो मेरा 60 होगा, यानी कि थीटा 1 मैंने 60 माना, थीटा 1 को 60 मानूंगा तो वो बड़ी वैल्यू आएगी कंपैरिजन टू थीटा 2 से, यानी कि इस केस में मेरा थीटा बड़ा होगा। इस केस में मेरा थीटा कैसा होगा, बड़ा होगा। अगर मैं वही बात कोस की कर लूं, अगर इसी केस में मैं बात कोस की कर लूं, जो मेरा कोस थीटा 1 और कोस थीटा 2 की बात बताइए क्या होगा। वो एग्जांपल, थीटा 2 को मैंने 60 माना, सॉरी थीटा 1 को 60 माना, थीटा 2 को 30 माना। अब गौर से बताइए, मेरा कोस का ग्राफ घट रहा है, मेरा कोस का ग्राफ घट रहा है। जो छोटी वैल्यू पे होगा वो बड़ा होगा, यानी कि थीटा 2 छोटा है तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं वही tan की बात करूं तो मेरा वही रूल फॉलो होगा, कौन से वाला, जो साइन का है। क्या साइन बढ़ रहा है, यानी कि थीटा 1 बड़ा होगा, थीटा 2 छोटा होगा, तो वहां पे tan जो मेरा थीटा 1 है वो बड़ा होगा tan थीटा 2 से। इतनी बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी देखो। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं।
एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि मुझे बताइए कि मेरा साइन 43 कैसा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा साइन 69 से, 69 डिग्री से। साइन 63 मेरा बड़ा या छोटा होगा साइन 69 डिग्री से। अब आप देख के बताओ। अब अभी अभी हमने सीखा कि जब मेरा थीटा 90 के बीच तक होता है तो मेरा थीटा मतलब जो बड़ा एंगल होता है वो बड़ी वैल्यू देता है, यानी कि यहां से ग्राफ घटेगा, यहां से ग्राफ बढ़ेगा, यानी कि यहां से ग्राफ बढ़ेगा। तो 90 के बीच में यानी कि 45 है, 45 समथिंग यहाँ पे होगा और 69 मेरा समथिंग यहाँ पे होगा। 43 यानी कि 45 के अप्रोक्स 1/√2 मान लो, चलो मान लिया, और 69 को मैं 70 मान लो, यानी कि कुछ 1 की वैल्यू देगी और ये 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पे इस केस में मैं क्या कहूंगा कि मेरा साइन 43 कैसा होगा, बड़ा होगा। साइन 43 छोटा होगा साइन 69 से। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई थोड़ी। चलो अगर मैं वहीं पे कोस की बात ले लेता हूं, कि मेरा कोस 13 डिग्री बताओ क्या होगा कोस 35 डिग्री से। कोस 13 डिग्री बताओ कोस 35 डिग्री से। अब ये घटता है यानी कि घटना स्टार्ट करेगा, तो जब ये घटना स्टार्ट करेगा तो मेरा कोस 13 तो यहाँ पे होगा समथिंग 1 से डिक्रीज होगा और कोस 35 यहाँ होगा, यानी कि हो डिक्रीज हो जाएगा। तो मेरा कोस 13 क्या होगा, बड़ा होगा इस केस में। कोस 13 क्या होगा मेरा इस केस में बड़ा होगा। इतनी बात समझ में आई कि जब मेरा एंगल 0 से 90 के बीच में हो तो साइन क्या बिहेव करेगा, कोस क्या बिहेव करेगा और टेन क्या बिहेव करेगा। तो अब इनके कंपैरिजन में हम पढ़ते हैं कि अगर मेरा थीटा जो है, अगर मेरा थीटा 0 से इक्वल और 45 से छोटा हो, 45 से छोटा हो, यानी कि अब हम इससे इधर की बात कर रहे हैं, तो आप देख के बताओ मेरा साइन में जो साइन थीटा और कोस थीटा होगा वो क्या रिलेशन होगा इसमें। अब देखो 45 यानी कि यहां से पहले की बात कर रहे हैं, यहां से पहले की बात कर रहे हैं, तो जो मेरा थीटा है यानी कि साइन मेरा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहां तक अगर कोई भी वैल्यू होगी यहां तक वो इंक्रीज होएगी, ठीक। और जो मेरा कोस है वो डिक्रीज हो रहा है, कोस कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मेरा इस केस में साइन बड़ा हो जाएगा, कैसे, अगर मैं थीटा को नियरली इक्वल ले लेता हूं 41 के, अब 41 के इक्वल लेके देखते हैं। 41 मेरा यहाँ पे आएगा, ये 0 से इंक्रीज हो रहा है और ये 0 के पास जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉइंट में होगी, यानी कि इस केस में क्या होगा मेरा थीटा, साइन थीटा का ग्राफ बड़ा होगा किससे, कोस थीटा से। तो ये बात समझ में आई कि मेरा साइन थीटा बड़ा होगा कोस थीटा से, अगर मैं वहीं पे कोई बात कर लेता हूं कि मेरा एक एंगल जो है वो थीटा 1 है और एक एंगल मेरा थीटा 2 है, जो थीटा 1 है और जो थीटा 2 है वही मेरे इन दोनों के बीच में है, और थीटा 2 मेरा बड़ा है थीटा 1 से। अब थीटा 2 मेरा बड़ा है थीटा 1 से। अब आप देख के क्या दोगे, जब थीटा 2 बड़ा है तो साइन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी कोस थीटा 1 से, साइन थीटा 2 बड़ा हो जाएगा। अगर मैं वही कोस की बात कर लेता हूं, कोस थीटा 1 कोस थीटा 2, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि कोस थीटा 1 मेरा बड़ा होगा कोस थीटा 2 से। क्यों, जब मैं इंक्रीज करता हूं 45 के पास आता हूं तो कोस की वैल्यू हमें घटती हुई दिखाई देती है, और साइन हमारा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये केस फॉलो हो गया। वहीं पर अगर टेन की बात करूं, टेन भी मेरा क्या होगा, टेन थीटा 1 बड़ा होगा टेन थीटा 2 से। इतनी बात समझ में आई, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मेरा जो थीटा है वो बड़ा हो 45 से और लेस देन इक्वल टू मतलब कोस थीटा जो 45 डिग्री से बड़ा हो 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं साइन थीटा 1 की बात करूं, मैंने वही चलो साइन थीटा और कोस थीटा की बात कर लेते हैं, अब साइन जो मेरा बड़ा हो रहा है, साइन मेरा क्या हो रहा है बड़ा, कोस मेरा क्या हो रहा है छोटा, जो कोस मेरा क्या हो रहा है छोटा, साइन क्या हो रहा है मेरा बड़ा, ये मेरा बड़ा हो जाएगा।
बड़ा हो जाएगा नहीं, इक्वल टू पे भी होगा। क्यों इक्वल टू पे क्यों होगा? जब मेरा 45 के इक्वल होगा, जब मेरा 45 के इक्वल होगा तो ये दोनों वैल्यू कैसी होंगी? इक्वल। इसलिए मैंने क्या साइन लगा दिया? इक्वल का। क्लियर हुई बात? अगर मैं वही साइन में डिफरेंस करूं इनके बीच में, साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 का बात करूं, अगर मैं साइन थीटा 1 और वही करूं कि साइन थीटा 2 बड़ा है साइन थीटा 1 से, अब भी वही फंडा काम करेगा कि मेरा जो थीटा 2 है वो बड़ा आ रहा है, तो मेरा जो मेरा थीटा 2 होगा वो बड़ा हो जाएगा। अगर मैं कोस की बात करूं, कोस थीटा 1 और कोस थीटा 2, तो कोस थीटा 2 छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। और अगर मैं tan की बात करूं, tan थीटा 1 छोटा रहेगा किससे? tan थीटा 2 से। क्यों? थीटा 2 से हमारा अनडिफाइंड हो रहा है, यानी कि जब मेरा tan का ग्राफ π/2 या 90 डिग्री के पास पहुंचता है तो मुझे एक ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलती। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वो एक ऐसा पॉइंट होगा ग्राफ पे कि वो पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि यहां पे मैं एक अनंत दूरी पे कह रहा हूं कि मेरा जो tan का ग्राफ है वो मिलेगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। कह सकता हूं लेकिन कब होगा वो मेरा कंफर्म नहीं है। तो इसलिए में जो मेरा π/2 होगा वो मेरा कैसा हो जाएगा? अनडिफाइंड। यानी कि वैल्यू तो बढ़ती रहेगी लेकिन मुझे पता नहीं कि कौन सी वैल्यू होगी। वैल्यू बढ़ेगी लेकिन मुझे पता नहीं कौन सी वैल्यू होगी। इतनी बात समझ में आई? ये फंडा समझ में आया कि किस तरह हमारा एंगल किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ये कैसे क्वेश्चन को उठा सकता है। हमें तो सिर्फ किसकी वैल्यू पता है? 0 की, 30, 45, 60, 90। अगर वही चीज इन फंक्शन में रिलेट करके दे दे कि 43, 67, समझ रहे हो, 23, तो उस केस में हम क्या करेंगे? इस अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको जवाब दे दूंगा कि मेरा कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। हाँ, वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता, बट अगर मेरे पास थ्योरेटिकल यानी कि स्टेट ग्रेटर देन लेस देन वाले क्वेश्चन आ गए तो मैं उनको कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आई होप इतना ये समझ में आया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हम अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ को समझेंगे कि जो मेरा साइन का ग्राफ है, कोस का ग्राफ है, टेन का ग्राफ है, वो क्या हो, कैसे बनता है, उसमें पीरियड क्या होते हैं, पीरियोडिसिटी क्या होती है, उसका मॉड्यूलेशन क्या होता है, उससे किस तरह के सवाल बन सकते हैं कि हम ग्राफ को देख के ग्राफ की हेल्प से किस तरह अपने ट्रिग्नोमेट्री में अपने क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बट उससे पहले मेरा आपसे सवाल है कि मेरा साइन 185 डिग्री माइनस कोस 185 डिग्री है, ये कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ या नन ऑफ दीज? आप इस क्वेश्चन को बताइए, वीडियो को पॉज करो, जो अभी हमने कंसेप्ट समझा है उसके बेस पर क्वेश्चन करो, इसको सोल्व करने के ट्राई करो, तो बताओ मुझे ये कैसा होगा। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन 180 प्लस 5 यानी कि माइनस साइन 5 डिग्री, माइनस साइन 5 डिग्री। इसको कैसे लिखता है? 180 प्लस 5 यानी कि माइनस कोस 5, माइनस पहले से ही है तो ये मेरा कोस 5 हो जाएगा। अब दुनिया जानती है कि मेरा जो कोस 5 डिग्री होगा वो बड़ा होगा कोस साइन 5 डिग्री से, यानी कि जो मेरा कोस 5 डिग्री होगा वो बड़ा होगा साइन 5 डिग्री से। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल के थ्रू पढ़ा है, तो जब साइन कोस हमारा बड़ा है तो बड़े में से अगर छोटा कटेगा तो मेरी कौन सी वैल्यू देगा? पॉजिटिव। कौन सी वैल्यू देगा? पॉजिटिव। समझ में आया क्वेश्चन? तो इस तरीके से वो हमारे से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक टाइप ये है, एक टाइप ग्रेटर देन इनइक्वालिटी वाला हो गया। ठीक है, तो इन हिसाब से हमारे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल की मदद से कैसे निकाल सकते हैं, वो हमने अभी सीखा। तो आइए चलिए हम सीखते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ को। ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ से समझते हैं, उनको समझते हैं ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कैसे बनता है। बट उससे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ समझने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की पीरियोडिसिटी पढ़ते हैं। अब जो पीरियोडिसिटी होती है, यानी कि जो मेरा क्वाड्रेंट है,
जो मेरा क्वाड्रेंट है, इसमें जो भी मेरा फंक्शन होगा वो एक पर्टिकुलर एंगल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अपनी वैल्यू कैसे रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि अगर मैं साइन की बात करूं तो मेरा साइन यहां से आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जब इससे ऊपर बढ़ेगा तो वो अपनी वैल्यू रिपीट करनी स्टार्ट कर देगा। वैल्यू क्या करनी स्टार्ट कर देगा? रिपीट। यानी कि जहां से उसने वैल्यू रिपीट करनी स्टार्ट की वो इसकी पीरियोडिसिटी बन जाता है। मतलब कि एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल जिसके बाद वो अगेन वही अपनी वैल्यूज दे दे, वो हमारी कहलाती है पीरियोडिसिटी। क्या? यानी कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कैसे फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि वो हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर मैं साइन, कोस, कोसेक की बात करूं तो ये जो मेरा पीरियोडिक फंक्शन है इनकी पीरियोडिसिटी है मेरी 2 पाई की या 360 डिग्री। यानी कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कोसेक वाले हैं वो 360 या 2 पाई के बाद एंगल जो चेंज आया उसमें वो हमारी वैल्यू रिपीट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूं 390 की वैल्यू क्या होगी, साइन 390 की वैल्यू, तो आप इसको डायरेक्ट करोगे क्या? साइन 360 प्लस 30 डिग्री। और आपको ये भी पता है कि 390 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिपीट करेगा। जब मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिपीट करेगा, जो मेरा ये वाला फंक्शन है ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब जो 360 है वो 90 का इवन मल्टीपल है, तो मेरा साइन अनचेंज रहेगा। और जो मेरा थीटा है वो मेरा कितना हो गया? 30। तो इसकी वैल्यू मेरी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। इसकी वैल्यू मेरी पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव में क्या आएगी? 1/2 आएगी। पॉजिटिव में क्या आएगी? 1/2 आएगी। और यही वैल्यू मेरी 30 डिग्री पे भी होती है, यही वैल्यू मेरी 30 डिग्री पे भी होती है। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं जो मेरा ये चार फंक्शन जो हैं उनकी पीरियोडिसिटी 2 पाई होती है। उनकी पीरियोडिसिटी क्या होती है? 2 पाई। इतनी बात समझ में आई। और जो मेरे टैन और कोट फंक्शन है इनकी जो पीरियोडिसिटी होती है वो पाई यानी कि 180 डिग्री की होती है। अगर 180 से अलग बात करें तो वो अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर मैं tan की बात करूं कि मुझे 210 डिग्री बताओ, तो इसको आप कैसे लिख दोगे? tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये लिख दोगे। अब 210 मेरा इस क्वाड्रेंट पे पड़ेगा, इसमें tan पॉजिटिव होगा, इसमें मेरा tan पॉजिटिव होगा। ये कैसा? tan का tan ही रहेगा। वेरी गुड, tan का tan ही रहेगा 30 डिग्री। अब मुझे दुनिया भी जानती है कि जो tan 30 डिग्री होता है वो मेरा क्या होता है? √3/2। और वैल्यू जो मेरी प्लस की है यानी कि यही वैल्यू मेरी किस पे है? 30 डिग्री पे। यानी कि मुझे यहाँ से पता चल गया कि जो मेरा tan और कोट का फंक्शन है, किसका? tan और कोट का फंक्शन है, वो उसकी पीरियोडिसिटी कितनी होती है? पाई की। ये बात समझ में आई। तो अभी हम डिस्कस करेंगे अपने साइन, कोस, tan की, उनकी डोमेन, उनका रेंज और उनका ग्राफ, और उनसे कैसे क्वेश्चन बनता है वो। तो सबसे पहले हम अपनी साइन की बात करते हैं कि जो मेरा साइन मेरा फंक्शन होगा उसका ग्राफ क्या होगा, उसकी डोमेन क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, मैंने एक फंक्शन मान लिया कि मेरा फंक्शन है साइन fx फंक्शन है, वो मेरा साइन x है और इसको मैं fx को y मान लेता हूँ। इतनी सी बात मैंने मानी, क्या समझ में आई? ठीक। तो जो मेरा साइन का फंक्शन है यानी कि इसकी जो डोमेन है, अब डोमेन क्या होती है? जो इसकी डोमेन है यानी कि मैं इसमें क्या क्या पुट कर सकता हूं, इस फंक्शन में मैं क्या क्या पुट कर सकता हूं जो मुझे y की वैल्यू दे। क्लियर बात? यानी कि डोमेन क्या है? मेरे पास एंगल है, एंगल ही मेरे पास डोमेन है। यानी कि जो एंगल है वो कैसे है? रियल नंबर। यानी कि जो इसकी डोमेन आती है वो मेरे पास आती है रियल नंबर, जो मेरे पास आती है रियल। ये इसकी डोमेन आ गई, किसकी? साइन एक्स की। यानी कि जो मेरी डोमेन है वो क्या आ गई? रियल नंबर। अब बात कर लेते हैं रेंज की। अब रेंज क्या होती है? अब रेंज होती है किसकी? फंक्शन की रेंज होती है।
किसकी रेंज होती है? फंक्शन की। हम फंक्शन रिलेशन फंक्शन चैप्टर में अपना पूरा पढ़ेंगे। जो इसकी रेंज यानी कि इसमें जो मैंने पुट करा और जो इसका रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट क्या आएगा? कुछ भी वैल्यूज आएंगी। वैल्यूज क्या होंगी? वो रेशनल हो, इरेशनल हो, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। और वो किसकी वैल्यू होगी? इस एफ की। और जो मेरा एफ है वही मेरा y है, यानी कि y की वैल्यू जो मेरी होगी वो मेरी रेंज कहलाएगी। अब सब जानते हैं कि जो मेरा साइन एक्स ग्राफ है उसकी रेंज होती है मेरी कौन सी? -1 से 1। ये मेरी इसकी रेंज होती है। ठीक है, डोमेन जिसमें हम पुट कर सकते हैं वो, रेंज जो हमें मिलता है वो हमारा रेंज। और जो इसकी पीरियोडिसिटी है, इसकी पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी क्या है इसकी? 2 पाई। पीरियोडिसिटी क्या है इसकी? 2 पाई। पीरियोडिसिटी क्या है इसकी? 2 पाई। इतने बात की जरूरी। आइए अब हम इसका ग्राफ को समझते हैं कि ये इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये मेरी y एक्सिस है, यानी कि मेरी fx, और ये मेरा साइन है, सॉरी x एक्सिस है, यानी कि जो मेरा साइन x है। ठीक है, ये मेरा साइन x है, ये मेरा fx है। क्लियर ये बात? ये मेरा साइन x है, ये मेरा fx है। जो साइन का ग्राफ होता है वो हमारा स्टार्ट होता है 0 से, क्योंकि साइन 0 क्या होता है? यहाँ पे हमारी डिग्री चलेगी, यहाँ पे x एक्सिस पे हमारी डिग्री चलेगी, x एक्सिस पे हमारी डिग्री चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री, ऐसे। तो जो मेरा साइन 0 होता है वो 0 होता है, यानी कि जो इसका ग्राफ होगा साइन का वो कैसे होगा? ओरिजिन से स्टार्ट हुआ होगा, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। जब इसकी पीरियोडिसिटी 2 पाई है, पीरियोडिसिटी 2 पाई है, तो जब मैं इसको यहां से ऐसे कर्व लाऊंगा तो ये मेरा जो स्टार्ट होगा, तो ये जो पॉइंट होगा ये मेरा 2 पाई हो जाएगा। ये जो मेरा पॉइंट होगा, ये जो मेरा पॉइंट होगा, ये 2 पाई हो जाएगा। हाँ, आप हो गए बिल्कुल, हाँ, ये 2 पाई हो जाएगा। और जो मेरी वैल्यू, अब देखो ये मेरा साइन का ग्राफ हो गया, यही ऐसा ही मेरा बिल्कुल ग्राफ ऐसे चल जाएगा। ठीक है, ये मेरा साइन का ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को समझते हैं। जो मेरा y = fx है, यानी कि जो मेरा x है वो मेरा पीरियोडिसिटी बताएगा 2 पाई। अगर वहीं पे मैं साइन 2x की बात कर लेता तो ये मेरी पीरियोडिसिटी बताता 2 पाई। बट मुझे इस पूरे की वैल्यू चाहिए, तो x हमारा जो होता वो हमें क्या देता? x हमारा वो पाई देता। यानी समझ में आई बात? ये क्या हुआ? नहीं समझ में आई? अब देखो, मैंने कहा कि जो मेरा फंक्शन है साइन x, इसकी पीरियोडिसिटी 2 पाई है। कब? यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो 2 पाई के बाद रिपीट करनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, जो x की वैल्यू होगी वो 2 पाई के बाद ही स्टार्ट करनी हो जाएगी। यानी कि जो मेरा ये वाला फंक्शन है, यानी कि x है, उसको मैं 2 पाई कहूंगा, तभी तो उसके बाद से जो भी वैल्यू पुट करूंगा वो रिपीट होगी। वहीं पे अगर मैं साइन 2x की बात करूं, इस पूरे की तो 2 पाई होगी, यानी कि ये चीज मेरा 2 पाई होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x मेरा 2 पाई होना चाहिए, यहाँ पे 2x मेरा 2 पाई होना चाहिए। यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 2x को 2 पाई रखता हूं तो x मेरा पाई आ जाता है। यानी कि जो इसका 2x का ग्राफ होगा वो मेरा पाई के अराउंड रिवॉल्व होगा, यानी कि पाई के बाद वो मुझे अपनी वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। मतलब पाई से ऊपर मेरी अपनी जो नॉर्मल वैल्यू है वो स्टार्ट दे देगा। जैसे यहाँ पे 2 पाई के बाद स्टार्ट करेगा अपनी नॉर्मल वैल्यू, वहीं पे वो मेरा पाई के साथ कर देगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा है, यहाँ पे क्या है? आपको ओके कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं 1 कह सकता हूँ। तो जो इसका मॉड्यूलेशन होगा, यानी कि कितना ऊंचा जाएगा, वो मेरा यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। यानी कि जो मेरा ये वाला पॉइंट होगा वो मेरा क्या होगा बताओ? वो मेरा 0,1 होगा। ये वाला पॉइंट मेरा 0,1 होगा। क्यों? इस पॉइंट में मेरी साइन की हाईएस्ट पीक है, और हम सभी को बताया हाईएस्ट पीक कहाँ पे होती है? π/2 पे। और जो ये मेरा 0 डिग्री है, ये मेरा कहलाता है जाता है पाई पे। ये इतनी बात समझ में आई?
इतनी बात समझ में आई। अगर मैं वही 3 sin x दे देता तो जो मेरा 0 1 था वो मेरा 0 3 हो जाता। यानी कि मॉड्यूलेशन का फर्क है कि ये ग्राफ कितना ऊपर जाएगा और कितना छोटा होगा, या तो ये समझ लो कितना छोटा होगा या कितना बड़ा होगा, वो इस पे डिपेंड करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे डिपेंड करेगा। ठीक हुई बात समझ में आई। अब बात हमने जो sin 2x की करी, sin 2x की, जरा इसको भी समझते हैं। जो हमारा sin 2x है हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं अपना ग्राफ ड्रॉ करूं अगर, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो sin 2x का होगा, ये sin 2x का ले लेते हैं। जो sin 2x का होगा वो पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। ये मेरा 0, ये मेरा पाई, थोड़ा दूर बना लेते हैं, ये मेरा पाई और ये मेरा 2 पाई। ये बात समझ में आई? ये मेरा पाई और ये मेरा 2 पाई। अब जो पाई की वैल्यू रिपीट करेगा तो जो इसका ग्राफ होगा यानी कि एक कर्व, ये जो हमारा एक कर्व होगा वो पाई पे रिपीट हो जाएगा। जो मेरा एक कर्व होगा वो पाई पे रिपीट हो जाएगा। अगर मैं वहीं पे ध्यान से देखूं तो पाई के बाद दोबारा रिपीट होएगा, यानी कि इसका ग्राफ दोबारा आगे जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे है तो उसके लिए सॉरी। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या कि जो मेरा 2x है, जो मेरा 2x है, अगर मैं उसको sin x, अगर मैं उसको अपने sin x से कंपेयर करूं तो आप भी देखोगे क्या जो मेरा sin x है वो 2 पाई के अराउंड एक वेव लेता है, एक वेव लेता है, और वही 2 पाई के अराउंड 2 वेव ले लेता है। यानी कि जितना मेरा एंगल बढ़ेगा, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी, उतना ही मेरा उसका मॉड्यूलेशन यानी कि जो कर्व है वो बढ़ते चले जाएंगे साइन के बारे में। मतलब साइन भी है, कोई सा भी फंक्शन हो उसका बढ़ता चला जाएगा। इतनी बात क्लियर क्या कि मेरा जो ग्राफ है वो कैसे बिहेव करता है अपना। ठीक है, तो आइए कॉस को समझते हैं। तो अब चलिए कोस का ग्राफ समझते हैं कि हमारा कोस का ग्राफ कैसा होगा। वही मैंने y को fx मान लिया और इसको मैंने कोस मान लिया, कोस x। तो इसकी भी जब पीरियोडिसिटी 2 पाई है, जब इसकी भी पीरियोडिसिटी 2 पाई है, किसकी पीरियोडिसिटी 2 पाई है? कोस x की। इसकी पीरियोडिसिटी क्या है? 2 पाई। यानी कि ये भी 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट कर देगा। वहीं पे अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ, वहीं पे अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ तो वही आप कहोगे कि इसमें डोमेन जो होगी वो रियल वैल्यूज हो जाएंगे हमारी। और वहीं पे अगर रेंज की बात करता हूं, अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो आप भी बड़ी बातें जानते हैं, जो cos x फंक्शन है वो भी मेरा -1 और 1 के बीच में रिवॉल्व करता है। -1 मेरा 180 पे और 1 मेरा अपना 0 डिग्री पे। ठीक है, और इसकी पीरियोडिसिटी हमने बात कर ली। अब मैं यहाँ पे मेरा क्या होगा? 0 डिग्री होगा, ये 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री पे होता है 1, मॉड्यूलेशन 1 ही है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 0,1 मानता हूं तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसे जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया जो, यानी कि यहाँ पे आने के बाद ये दोबारा डिप होगा। तो ये जो मैं वैल्यू है इसको मैं क्या 2 पाई बोल सकता हूँ? ये जो वैल्यू है उसको मैं 2 पाई बोल सकता हूँ, और जो यहाँ पे 0 हो रही है उसको मैं π/2 बोल सकता हूँ। हाँ, 0 हो रही है π/2 बोल सकता हूँ। और जो मेरा माइनस यानी कि मिनिमम जितना ज्यादा नीचे जा सकता है वो मेरी मैक्सिमम में डिप हो गया, तो इसको मैं पाई बोल सकता हूँ, क्योंकि ये पाई बोल सकता हूँ, क्या पाई होता ही है। यानी कि जो मेरा कोस का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होगा। कोस का ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से होगा। किस तरीके से? इस तरीके से। समझ में आई बात? इस तरीके से। ये मेरा कौन सा ग्राफ हो गया? कोस का। ये मेरा कौन सा ग्राफ हो गया? कोस का। ये बात समझ में आई? अच्छा चलो, अब मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ कि वो कह रहा है कि जो मेरा फंक्शन है, वो मेरा फंक्शन है, जो मेरा फंक्शन है वो है रूट साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और जो मेरा x है वो 0 से 2 पाई के बीच में है। तो मुझे ये बताओ, ये y मानता हूं, तो ये बताओ कि y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। इसको सोल्व करें, इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ट्राई करना इसको। जो मेरा ये चीज है क्या, रूट ऑफ समथिंग, ये मेरा कैसा आना चाहिए? अगर साइन बड़ा हो, साइन बड़ा हो तभी यहाँ पे बड़े में से कुछ छोटा घटेगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का मैं रूट निकाल लूंगा। ठीक है, अगर कोस बड़ा हुआ तो नेगेटिव आएगा, तो
ये चीज कैसे हो जाएगी, नेगेटिव का रूट हमारा इमेजिनरी में चला जाएगा, वो वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसको हम ग्राफ से कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो जो मैं कहता हूं कि मैं यहाँ पे कोस का तो ग्राफ है ही मेरा, अगर मैं साइन का भी बना दूं, अगर मैं साइन का भी ग्राफ बना दूं तो मेरा साइन का ग्राफ बताओ क्या होगा। साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, सॉरी कुछ इस तरीके से होगा। ये मेरा कैसे हो जाएगा, साइन का ग्राफ। अब आप देखो, जो मेरा साइन है ये मेरा कैसा है, साइन, ये मेरा क्या है, साइन, और ये मेरा किसका है, कोस का। अब आप कोस एक्स का, साइन एक्स का। अब आप ध्यान से देखो, जो मेरा साइन कब बड़ा है, यहाँ पे तो बड़ा नहीं है, यहाँ पे तो कोस बड़ा है, यहाँ पे साइन छोटा है, यहाँ पे कोस छोटा है, यहाँ पे साइन बड़ा है। कब तक, इस पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट से बड़ा, इस पॉइंट से जब इनके बीच में होगा तो मेरा साइन का ग्राफ बड़ा होगा। चलो, और इस पॉइंट के बाद मेरा कोस बढ़ रहा है तो साइन नीचे से जा रहा है, यानी कि साइन नेगेटिव है। ठीक है, तो जो ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस वैल्यू के बीच में, इस वैल्यू के बीच में मेरा क्या होगा, साइन बड़ा होगा, वैल्यू के बीच में साइन बड़ा होगा। और ये वैल्यू कौन सी होती है, ध्यान से बताओ देख के, ये वैल्यू कौन सी होती है, जब मेरा साइन बढ़ रहा है और कोस घट रहा है, कौन सी वैल्यू इक्वल होती है, वेरी गुड, ये हमारी कौन सी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की। यानी कि जो मेरा π/4 है उससे जब मैं लूंगा, कब तक, यहाँ पे जाएगा, यानी देखो, यानी यहां तक होएगा, यहां तक क्या ग्राफ आएगा वो समझते हैं। अगर मैं कुछ भी कहता हूं कि ये मेरा 45 डिग्री बना रहा है और इसकी वैल्यू अगर मैं 10 निकालूं तो ये 1 देगा, और ये 1 एग्जैक्ट 1, मैं साइन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 1 की बात कर रहा हूं, वो कब देगा, जब मैं इसको बिल्कुल ऐसे कर दूंगा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में जो मेरा ये 45 डिग्री बना है, जब यहाँ पे 45 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पे 45, यानी कि ये टोटल कितना हो गया, 180 स्ट्रेट लाइन होगी। यानी कि जब मैं 180 डिग्री चल दूंगा यहां से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मैं जब 180 डिग्री चल दूंगा तो मुझे अगेन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि वही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि क्या 1/√2 है यहाँ पे वैल्यू, इससे ऊपर तो चलेगा साइन का ग्राफ, और कब इक्वल होगा, जब मेरा 1/2 आएगा, और कब आएगा, जब ये ग्राफ नीचे है, यानी कि माइनस में है, माइनस में नीचे है, माइनस में, यानी कि माइनस में 1/2 कब आएगा, 1/√2 कब आएगा, जब ये मेरा एंगल पाई में जुड़ जाएगा, यानी कि मेरा एंगल 5 π/4 हो जाएगा। पाई में मैं प्लस कर दूंगा π/4, तो मेरा क्या 5 π/4 बनेगा। यानी कि जो मेरी वैल्यू है किसकी, y की, वो इसके बीच में होगी, तब ये एग्जिस्ट करेगा, तब ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो आपने देखा कि किस तरह हमारा ग्राफ हमारे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हेल्प कर सकता है, समझ में आया। आइए अपना लास्ट 10 का ग्राफ पढ़ते हैं और इस क्लास को एंड करते हैं। तो चलिए आप आज के अपने लास्ट ग्राफ, जो कि हमारा फंक्शन है 10 का, उसको भी समझ लेते हैं। ये मेरा फंक्शन हो गया, इसको मैंने कह देता हूँ y। इसको अगर मैं इसकी पीरियोडिसिटी की बात करता हूँ, वो हमने डिस्कस करी, पाई होती है। इसकी डोमेन की बात करता हूँ तो डोमेन, अब देखो जो मेरा साइन है, क्या मैं उसको साइन x अपॉन कोस x लिख सकता हूँ। अब आप मुझे देख के बताइए, अगर ये 0 हो जाए क्या मुझे y मिलेगा, आप कहोगे नहीं मिलेगा। अगर ये मेरा 0 हो जाए क्या मुझे y मिलेगा, आप कहोगे नहीं मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे रियल वैल्यूज तो रख सकता हूँ, लेकिन मुझको वो वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी जो इसको इनफाइनाइट बनाता हो, इनफाइनाइट बनाता हो। अब जो मेरा कोस का है, अब यहाँ समझ लें, जो मेरा कोस है वो मेरा 0, इस केस में 0 नहीं होना चाहिए। अब जो मेरा 0 है उसको ग्राफ से हमने समझा कि वो 0 यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और ये ग्राफ चलता रहेगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स करनी पड़ेगी। अगर मेरा cos x 0 ना हो, या cos x हमारा 0 हो, तो मैं इसको 2n+1 इंटू π/2 लिख सकता हूँ क्या, मुझे देख के बताओ। और जो यहाँ पे n मेरा इंटीजर हो, यहाँ पे हम नेगेटिव में भी जाएंगे। अगर मेरा इंटीजर है, अब देखो n को 0 पुट करो तो मेरा π/2 आ जाएगा, π/2 पे मेरा 0, n को -1 पुट करो, -1 -2 +1 -π/2, यहाँ पे मेरा -π/2 है, यहाँ पे 0 वाले। यानी कि जो मेरा cos x वो 0 है, वो कब होगा, जब मेरा 2n+1
इंटू पाई बाय 2 के मल्टीपल में होगा, तो cos 0 मेरा हो जाएगा क्या, सॉरी जो मेरा cos का ग्राफ है वो 0 हो जाएगा। तो मुझे डोमेन में वही चीज लेनी है कि जो मुझे वैल्यू क्या दे, हाँ रियल वैल्यूज दे, जो कि जहाँ पे जो मेरा डोमेन है वहां पे वो कोई इनफाइनाइट नंबर आए। तो मेरा इसमें से रेंज में से क्या माइनस करूंगा, मैं वैल्यू को क्या माइनस करूंगा, 2n+1 इंटू पाई बाय 2 माइनस कर दूंगा, तो मेरी वो डोमेन बन जाएगी। यानी कि वो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं जिससे हमारा tan का ग्राफ निकलेगा। कब नहीं निकलेगा, जब ये हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इक्वल टू 0 ना करने के लिए हमें जो डोमेन है उसमें से इस चीज के मल्टीपल्स को हटाना पड़ेगा, इस चीज के मल्टीपल्स को हटाना पड़ेगा। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जो इसकी रेंज है वो क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी इसकी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। क्यों, ये तो हमारा एग्जिस्ट मतलब पाई बाय 2 तक जाता है। अब हमें ये नहीं पता कि कब वैल्यू उसकी एग्जैक्ट होगी, हमने सपोज कर लिया कि वो इनफाइनाइट पे मतलब ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, आइए अपना tan का ग्राफ भी देख लेते हैं। जो मेरा tan का ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो वो मेरा पाई बाय 2 पे, तो हमें पता नहीं कि कहाँ पे होगा, मैंने ये मान लिया कि ये मेरा पाई बाय 2 होगा, ये मेरा पाई बाय 2 होगा और ये मेरा माइनस पाई बाय 2 होगा। तो जो मेरी tan 0 होता है, tan 0 क्या होता है, 0 होता है। तो मेरा जो tan है वो मेरा यहाँ से इंक्रीज होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा और कुछ अनंत पे यानी कि कुछ इनफाइनाइट के पास हमने मान लिया कि वो हमारा मिल जाएगा, और वहीं पे ऐसा ही हमारा वो माइनस पाई बाय 2 के साथ करेगा। तो जो हमारा tan का ग्राफ होगा, जो मेरा tan का ग्राफ होगा वो मेरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, मेरा किस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आई होप ये आपको ग्राफ समझ में आया होगी, इनकी डोमेन समझ में आई होगी, रेंज समझ में आया होगी, पीरियोडिसिटी क्या होती है वो समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम इनके जो बचे हुए सेक, कोसेक और कोट, उनके ग्राफ को समझेंगे, किस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सीखेंगे। इसको नेक्स्ट पार्ट में हम ग्राफ का चैप्टर, ग्राफ का एक पार्ट खत्म कर देंगे, और अपने नेक्स्ट में हम अपनी बेसिक आइडेंटिटी, उसके नेक्स्ट क्लास में अपनी बेसिक आइडेंटिटी से अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।